बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9.2 एंड 9.3 में सिमिलर का कंसेप्ट पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने कहा था कि जो सिमिलर होता है वो ये होता है कि कोई भी दो शेप्स जो हमें दिखने में तो एक जैसी लगती हैं लेकिन वो होती एक जैसी नहीं है, उनका साइज डिफरेंट होता है। वैसे हमें दिखने में एक जैसी लग रही होती है। तो इसका कंसेप्ट हमने पढ़ा था सिमिलर का। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ वैसा ही कंसेप्ट है सिमिलर का। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें दिया गया है कि डिटरमिन वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर और नॉट। अब यहाँ पे हमें कुछ सॉलिड्स दिए गए हैं, कुछ हमें शेप्स बना के दी गई हैं, हमने उसमें से डिटरमिन करना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। वही वाला कंसेप्ट लेके चलेंगे सिमिलर का और देखेंगे कि क्या ये दोनों शेप जो हमें दी गई हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है। तो आइए बुक की तरफ आते हैं। तो जैसा कि हमें फर्स्ट पार्ट में दोनों शेप सेम नज़र आ रही लेकिन इनके साइज डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सिमिलर हम इस तरह जानेंगे कि ये जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं। जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड है तो ये इस साइड के इक्वल होगी, ये है तो इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड है तो ये इस साइड के इक्वल होगी, ये लाइन है तो ये इसके इक्वल होगी। इस तरह सारी लाइंस जो आपको कोरिस्पॉन्डिंग नजर आएंगी उनसे हम फाइंड करेंगे कि क्या ये सिमिलर हैं या नहीं। तो सबसे पहले उसके लिए आपने करना ये है कि दोनों साइड्स में देखना है कौन कौन से नंबर दिए गए हैं। जैसे आपको 3 दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है, ये 6 है, ये 10 है। अब जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स वाले नंबर्स है ना, जैसे ये 3 और 6 हैं, 5 और 10 है, तो ये वाले नंबर्स आपने देखने हैं, इनको आपस में डिवाइड करना है, इसको भी आपस में डिवाइड करना है और देखना है कि क्या इन दोनों के आंसर सेम आते हैं। अगर तो इनके आंसर सेम आते हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं। लेकिन अगर आंसर सेम नहीं आते तो फिर हम कहेंगे कि दे आर नॉट सिमिलर। तो आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट शेप को सेकंड शेप के साथ कंसिडर करूंगी कि 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10। अब आपको मैं शेप्स दिखाती हूँ मैंने इसको कैसे किया है। यहाँ पे फर्स्ट शेप जो है ना उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के साथ इसको डिवाइड किया है, 3 डिवाइडेड बाई 6 और 5 डिवाइडेड बाई 10। अब जब मैंने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो मैं देखूंगी कि इन दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं। जैसे ये देखिए 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10। तो आंसर क्या आया दोनों के, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है दोनों के आंसर सेम आए। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो दोनों शेप्स हैं ये क्या है, सिमिलर हैं। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि द रेशियो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। दोनों की रेशियो सेम थी, ये सेम आई है ना, ये रेशियो में भी हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों की रेशियो सेम आने की वजह से हम कहेंगे कि बोथ शेप्स आर सिमिलर। तो यहाँ तक हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। तो आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास सिलेंडर की शेप्स दी गई हैं, पहले हमें क्यूब्स दिए गए थे। तो अब इन शेप्स में हमने बताना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें डी दिया गया है 24 मिलीमीटर और यहाँ पे डी दिया गया है 14 मिलीमीटर। इस तरह यहाँ पे जो इसकी साइड है एक वो 12 मिलीमीटर दी गई है, जबकि यहाँ पे एक साइड 8 मिलीमीटर दी गई है। तो हम साइड्स को आपस में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे ये जो डायामीटर दिया है इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या इन दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 डिवाइडेड बाय 14 मिलीमीटर और साथ ही साथ 12 डिवाइडेड बाय 8। अब दोनों को हम डिवीजन करते हैं इन दोनों की, तो हमारे पास आंसर आता है 24 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 1.71 एंड 12 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1.5। तो क्या हम देखेंगे यहाँ पे कि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों शेप सिमिलर नहीं है। तो हम यहाँ पे इसी तरह की स्टेटमेंट लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल। ये दोनों इक्वल नहीं थे तो इस वजह से ये सिमिलर शेप्स नहीं हैं। तो यहाँ तक सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास कुछ इस तरह की शेप्स दी गई हैं।
अब इन शेप्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे हमारे पास एरोज लगे हुए ना, ये वाले एरोज, तो हम इनको देखते हुए दूसरे एरो को देखेंगे कि वो किसके इक्वल है। यानी कि अगर ये वाला एरो है ना, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये एरो इसके इक्वल है, इस वाले एरो के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि 6 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 12 के साथ। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 को डिवाइड कर लेते हैं 12 के साथ, ये हमारा फर्स्ट होगा। उसके बाद दूसरा हमारा क्या होगा, ये नीचे वाले पे आ जाते हैं बेस पे, ये 5 है और ये कितना है, 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10। इस तरह ये वाला देखते हैं, ये भी 5 डिवाइडेड बाई 10 के इक्वल होगा। इसके बाद हमारे पास ये वाला है 6.5 डिवाइडेड बाई 13, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6.5 डिवाइडेड बाई 13। अब हमने सबको सॉल्व कर लेना है। 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10। इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं और ये जो 1 डिवाइडेड बाई 2 1 डिवाइडेड बाई 2 आए हैं ना, इन सबको भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5। तो 6.5 को जब हम डिवाइड करते हैं 13 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 0.5, और 1 डिवाइड बाई 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर दिया था। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या आया है, सेम आया है। तो हम यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट लिखेंगे, वही जो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए लिखी थी। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, ये वाली कि द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम सो बोथ शेप्स आर सिमिलर। तो ये आपने थर्ड पार्ट के लिए भी लिखनी है। अब इसके बाद आपने फोर्थ पार्ट को देखना है, इसमें आपको दो शेप्स बताई गई हैं, आपने इसके अकॉर्डिंग देखना है, इसके जो साइड है ना उसको देखना है, इसकी साइड इस साइड पे इसकी उस साइड पे है, लेकिन आपने शेप के अकॉर्डिंग उनकी जो लेंथ है ना वो सारी देखनी है। अब ये देखें कि यहाँ पे इस वाले सर्कल में और इस वाले सर्कल में क्या हमें बताया गया है। यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई गई है 9 मीटर और यहाँ पे 20 मीटर दिखाई गई है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये देखें, ये जो अंदर छोटी सी हमें ट्रायंगल दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, रेड शेड में है ये। तो इस वाली को हम देखेंगे, यहाँ पे देखें इस लाइन के साइड पे यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इसी तरह इसी लाइन के साइड पे यहाँ पे एरो लगा हुआ है। तो हम कहेंगे कि 9 को हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ। फर्स्ट हमारे पास हो गया, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 9 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कौन कौन से सेम है। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे 12 दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही है। तो हमने देखना है कि यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर इस साइड पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो इस साइड पे देखें कि यहाँ पे ये वाला जो एरो है ना, ये वाला, ये जो अंदर गया हुआ है इसके, ये क्या है, ये 12 है। अगर इस साइड पे इसके अंदर देखें तो कौन सा एरो गया हुआ है, ये वाला, तो वो किसके इक्वल है 21 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 12 डिवाइडेड बाय 21। इसी तरह आप बार बार वाला देखें, इस ट्रायंगल के कंप्लीट होने के बाहर यहाँ पे 15 मीटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए कंप्लीट होने के बाद बाहर क्या लिखा हुआ है 29 मीटर। तो हम 15 को डिवाइड कर लेंगे 29 के साथ। अब हम इन तीनों को आपस में डिवाइड करते हैं और आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों के आंसर डिफरेंट आए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, और जो हमने सेकंड पार्ट के लिए नॉट सिमिलर की स्टेटमेंट लिखी थी ना, मैं वो भी आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये वाली स्टेटमेंट आपने नोट कर लेनी है कि द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल सो बोथ शेप्स आर नॉट सिमिलर। क्योंकि यहाँ पे सिमिलर नहीं है तो आपको यही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं कि सॉलिड्स आर सिमिलर। सॉलिड जो आपको दिए हुए हैं ये सारे हैं तो सिमिलर है, और इनकी वैल्यूज जो अननोन है वो आपने फाइंड करनी है। यानी कि जैसे आपको ये डायामीटर दिया हुआ है ना 100 मीटर, यहाँ पे आपके पास नहीं है, आपने इसको फाइंड करना है। और साथ ही साथ आपने फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की रेशियो है ना वो भी आपने फाइंड करनी है। सॉलिड्स किसको कह रहे हैं, इन्हीं को, ये जो आपको पहले भी बना के दिए गए थे, इनकी आपने वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करनी है। एक ये चीज़ होगी, और एक जो अननोन वैल्यूज है ना जो आपको नहीं यहाँ पे दी गई, जो फाइंड करने के लिए दी गई, एक आपने वो फाइंड करनी है। तो ये दो चीज़ें आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको ये डी 100 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। एच आपको यहाँ पे 25 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 5 मीटर दिया है। तो हम ये सारा डाटा मार्क कर लेते हैं एक दफ़ा।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2D दिए गए हैं। पहले मैं यहाँ पे एक सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेती हूँ कि D हमारे पास एक 100 है, 100 मीटर है। दूसरा D हमने फाइंड करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बुक में एक दफ़ा दिखा भी चुकी हूँ। एज 25 मीटर है, जबकि स्मॉल एज जो है वो किसके इक्वल है, 5 मीटर के इक्वल है। तो ये सारा जो है वो हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसके जो डिवीजन है ना वो इसके साथ साथ की करनी है, यानी को D के साथ ही डिवाइड करना है। इसी तरह एज को एज के साथ ही डिवाइड करना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यूज को पुट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय D हमारे पास नहीं है तो एज इट इज लिखा जाएगा। 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 टाइम 5 5 5 टाइम 25। तो ये हमारे पास D उधर जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 5D। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू D। तो हम क्या लेंगे कि 100 डिवाइडेड बाय 5 किसके इक्वल होता है, 5 1 टाइम 5 एंड 5 20 टाइम 100। तो D इज इक्वल किसके आया, 20 के। तो हम क्या लेंगे कि इसका आंसर क्या है, 20 मीटर। अब D हमारे पास फाइंड हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का फॉर्मूला लिखना है और वो क्या है, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 इसका स्क्वायर। तो लेंथ जो है यानी कि जो हाइट हमें दी गई थी वो हम यहाँ पे सबसे पहले मार्क करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या दी गई थी। तो वो थी हमारे पास 25, एक L1 था ना, वो क्या था 25 H जो कैपिटल था, और दूसरा क्या था 5। हमने इसका क्या ले लेना है, होल स्क्वायर, और V1 डिवाइड बाई V2 हमने एज इट इज लिख लेना है। अब हमने यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है तो 5 1 टाइम 5 5 5 टाइम 25 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 5 टाइम 25। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 5 का यहाँ पे सॉरी क्यूब है, तो हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और V1 किसके डिवाइडेड बाय किसके इक्वल है, V2 के। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो V1 रेशो V2 है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं था बचा 1 है, तो हम कह लेंगे कि V1 रेशो V2 किसके इक्वल है, 125 रेशो 1 के। ये डिवाइडेड बाय 1 है तो ये क्या हो जाएगा, रेशो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो V1 V2 की रेशो है या रेशो ऑफ वॉल्यूम सॉलिड्स है वो आ चुकी है। तो सेम ऐसे ही हमने सेकंड पार्ट भी करना है। फर्स्ट पार्ट आपको मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ, यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि जो हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स है ना उनको आपस में हमने डिवाइड कर लेना है। जैसे 5 को 7.5 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 13 है तो 13 को C के साथ डिवाइड करेंगे, 6 है तो 6 को H के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये सारी डिवीजन हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारे लिख लिए हैं। अब हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज की थी 9.2 एंड 9.3, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब भी हमारे पास सॉल्ड होती है ना, यानी कि जिसमें दोनों में वैल्यूज होती हैं, जैसे ये है, तो उनको हमने इक्वल करना होता है जिसकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी होती है उसके। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी कि H डिवाइडेड बाई 6 इक्वल है 7.5 डिवाइडेड बाई 5 के। इसी तरह यहाँ पे लाइन लगा के C डिवाइडेड बाई 13 को भी इक्वल करना है 7.5 डिवाइडेड बाई 5 के। अब हमने करना ये कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5H इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाई 6 और H इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ पे 5 था तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये मल्टीप्लाई था तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हम जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास H का आंसर क्या आएगा, 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हमने C का आंसर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5C इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाई 13 और C इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाई 13 डिवाइडेड बाय, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा C का। तो C का आंसर हमारे पास आता है C इज इक्वल टू 19.5 मीटर। हाइट के साथ भी आपने मीटर लगाना है क्योंकि सबका हमारे पास क्वेश्चन में मीटर ही दिया गया है, तो इसलिए हम आंसर भी दोनों मीटर में ही लिखेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। सर इसके लिए भी हमने रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी फाइंड करना था, तो वो हम फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले एक ट्रायंगल जो है ना जिसमें हमारे पास बी भी लिखा हुआ है, तो बी हमने पहले फाइंड करना है, फिर हम ये वाला फाइंड करेंगे। तो बी हमारे पास ये था यहाँ पे,
और एक साइड पे हमारे पास 7.5 मीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या है, सी है। तो ये तीन चीज़ें सी जो हमने फाइंड किया था हम वो यहाँ पे लिख लेंगे 19.5। अब हमने क्या करना है, इसी को साथ लेके चलना है, जो हमारा पिथागोरस थ्योरम था ना वो वाला। तो उसमें हम कहेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको याद होगा पिथागोरस थ्योरम। तो उसको आपने यहाँ पे पुट करना है। अब पी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 19.5, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे हैं, इस बी को फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। इज इक्वल टू पी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास है 7.5 और इसका स्क्वायर, प्लस बी हमारे पास क्या है, बी हमने फाइंड करना है, तो मैं एज इट इज लिख लूंगी। अब 7.5 का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है 56.25 के, और 19.5 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 380.25 के। अब प्लस बी स्क्वायर हमने एज इट इज लिख लेना है, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 380.25 माइनस 56.25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 324, और ये किसके इक्वल आ रहा है, बी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अब जब भी हमने स्क्वायर या स्क्वायर रूट को हटाना होता है तो हम दोनों का वाइस वर्सा करते हैं, यानी कि अगर हमने स्क्वायर हटाना है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, और अगर हमने स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 324 किसके इक्वल होता है, वो होता है 18 के इक्वल। तो बी का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। अब ये हमारे पास 18 मीटर 3 आंसर आ चुके हैं, यानी कि ये वाला आंसर भी हमारे पास आ चुका है जो कि 18 मीटर आया है। तो इसके बाद अब हमने जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स था वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग भी दे दी और साथ ही साथ इसकी जो फॉर्मूला था ना वो भी यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं। तो V1 डिवाइड बाई V2 एज इट इज रहेगा, तो हम लिखेंगे V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू L1 हमारे पास क्या है 9 ही है ना, हाइट एक 9 है और दूसरी क्या है, दूसरी है 6। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो हम इसको कट कर लेते हैं कि 3 2 टाइम 6 3 3 टाइम 9, और इसका हमने क्या लेना है होल क्यूब। तो 3 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि V1 रेशो V2 किसके इक्वल है, 27 रेशो 8 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बी दिया जाए तभी आपने ये फाइंड करना है, ये वाला। अगर नहीं दिया जाता तो आप इतना भी क्वेश्चन कर लें तो ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि सॉलिड्स आर सिमिलर, ये जो सॉलिड्स दिए गए हैं सिमिलर हैं, फाइंड द अननोन वॉल्यूम। आपने क्या करना है, ये जो नीचे वॉल्यूम दिए गए ना V1 V2, इनमें से एक अननोन है उसको फाइंड करना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पे डायग्राम्स में जो भी हमारे पास अवेलेबल था डाटा वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, दोनों फिगर्स से लेके। और अब हमने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला वही वाला यूज़ होगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम वाला। तो क्योंकि यहाँ पे V1 और V2 की बात की गई है तो इसलिए हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल क्यूब। V1 हमारे पास क्या है 9000, तो हमने ये 9000 यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाई V2 हमने फाइंड करना है, और यहाँ पे L1 21 है और L2 7 है। हमने इनका क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। और यहाँ पे अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर लेते हैं, 7 1 टाइम 7 7 3 टाइम 21, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 1। 3 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आएगा। 9000 डिवाइडेड बाई V2, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 V2 एक साइड पे आएगा और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा 9000। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे V2 इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई 27। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आता है V2 का 333.33 मिलीमीटर का क्यूब। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है। अच्छा, मैंने मिलीमीटर का क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी 9000 के साथ मिलीमीटर का क्यूब ही था। तो जो आपके पास क्वेश्चन में दिया जाएगा ना, आपने एज इट इज वैसे ही आंसर में लिख लेना है यूनिट को।
तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट का जो भी डाटा अवेलेबल था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने इसको देखते हुए अपने फार्मूला के अंदर पुट करना है। तो इसकी पुटिंग करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पुट करके क्या आंसर आएगा, वो हमारा जो मिसिंग है यानी कि V1 मिसिंग है तो उसका आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं V1 डिवाइडेड बाई V2 हमें क्या दिया गया है 360। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 360 इज इक्वल टू L1 हमें क्या दिया गया है 10 डिवाइडेड बाई L2 क्या है 12। तो ये हमारे पास 2 6 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10 ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने मज़ीद इसकी आगे से जो कटिंग होगी वो भी कर लेनी है। और अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है, ये जो इसका क्यूब है ये लेना है वो भी ले लेंगे। तो 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को भी हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है 125। और इसी तरह अगर हम 6 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 216। अब हमने क्या करना है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 216 V1 इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय 125। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 216। तो इसको हम सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 208.33 फीट का क्यूब। आंसर देखें यहाँ पे फीट क्यूब है ना, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे फीट क्यूब लिखा है। अब यहाँ तक सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो थर्ड पार्ट का जो डाटा था, जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसके साथ अब हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुटिंग करनी है। तो V1 हमने फाइंड करना है। V1 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय V2 460 है तो वो आ जाएगा। L1 हमारे पास 6 है डिवाइडेड बाय L2 हमारे पास क्या है 15। हमने यहाँ पे इसको क्यूब ले लेना है। 3 5 टाइम 15 3 2 टाइम 6 कटिंग कर लेनी है। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब और V1 डिवाइडेड बाय 460। अब मज़ीद जब हमने इनका क्यूब लेना है 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 8 डिवाइडेड बाय 125। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा 125 V1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 460 और V1 एज इट इज़ रहेगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 460 को हमने किसके साथ डिवाइड करना है 125 के साथ। तो हमारे पास V1 का आंसर क्या आता है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 29.44। अब इसके साथ हमने क्या लगाना है सेंटीमीटर का क्यूब, ये हमारा यूनिट है क्योंकि हमारा V2 का भी यही यूनिट था। तो थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। तो फोर्थ पार्ट का जो डाटा था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फॉर्मूला भी लिख लेती हूँ कि V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का क्यूब। अब हमने इसके अंदर पुटिंग करनी है। तो इसकी पुटिंग करते हैं कि V1 हमारे पास 288 है डिवाइडेड बाई V2 को हमने फाइंड करना है। L1 हमारे पास 12 है डिवाइडेड बाई L2 हमारे पास 9 है और हमने इसका क्या ले लेना है क्यूब ले लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 3 टाइम 9 3 4 टाइम 12, तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 64 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाई V2। अब हमने इसकी क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा V2 64 इज इक्वल टू 288 मल्टीप्लाई बाई 27। यहाँ पे V2 एज इट इज़ रहेगा। 288 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ और फिर डिवाइड कर देंगे 64 के साथ। तो हमारे पास V2 का जो फाइनल आंसर आएगा वो हम इनको सिंप्लीफाई करके करेंगे तो आएगा। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आंसर आता है 121.5 और हमारा यूनिट क्या लगेगा मीटर का क्यूब। तो यहाँ तक हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ लेते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। हमने क्या करना है रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो ये दो हमारे पास क्यूब दिए गए हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है V1, एक को V1 कंसिडर कर लेना है और दूसरे को V2 कंसिडर कर लेना है। और लेंथ हमारे पास नहीं दी गई तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंथ को फाइंड करेंगे। तो आइए पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। तो V1 और V2 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब हमने इसके अंदर इसकी पुटिंग करनी है। तो पुटिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 512 डिवाइडेड बाय 17
8 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल क्यूब। अब हमने क्या करना है, इसके क्यूब को कट करना है, तो कट करने के लिए हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो हमारे पास जो इस साइड पे क्यूब हमने लिए हैं उनको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्यूब रूट लेके 512 का भी लेंगे और इसी तरह 1728 का भी लेंगे। तो क्यूब रूट लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसका क्यूब लेने के बाद, क्यूब रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर आता है 8 डिवाइडेड बाई इसका आंसर आता है 27। तो ये हमारे पास 27 आ गया इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। यही बचा था ना, क्योंकि जो क्यूब रूट थे वो तो कट गए थे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब हमारे पास ये आ जाएगा तो हम इनकी मज़ीद दोबारा हम लोग ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, V1 आया है, ये V2 आया है, ये L1 है और ये L2 है, यानी कि ये L दोनों आ चुके हैं और ये V भी आ चुके हैं। अब हमने अगेन वही फार्मूला अप्लाई करना है, यानी कि इसके ऊपर दोबारा होल क्यूब लगाने हैं। और जब होल क्यूब लग जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएंगे इसके, ऐसे क्यूब रूट डालेंगे तो ये क्यूब इससे कट जाएगा और इसके जब मज़ीद क्यूब लिए जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। अब हम कह लेंगे कि L1 हमारे पास क्या है, L1 हमारे पास 2 है और L2 हमारे पास क्या है, 3 है। या हम इसको इस तरह रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 2 रेशो 3। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से आज की वीडियो समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन हो। तो जाते जाते आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।